हेलो एवरीवन, आज जूलॉजी की फर्स्ट क्लास है जिसमें टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। आज हम सेल को डिस्कस करेंगे जिसमें देखेंगे कि सेल क्या होता है, सेल कितने तरीके के होते हैं, सेल की खोज किसने की थी और इसके बेस पे ऑर्गेनिजम्स कितने तरीके के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सेल, व्हाट इज सेल? सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि सेल क्या होता है। सेल को एक जनरल डेफिनेशन में डिफाइन करते हैं तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब जब भी इस पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई रही होगी तो वो एक सेल के तौर पे ही हुई रही होगी, क्योंकि सेल ही वो चीज है जो हमको नॉन लिविंग थिंग से अलग करता है। सेल और सेल को क्या कह सकते हैं? सेल आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ एंड replicate independently and are often called the building blocks of life। मतलब जब भी इस पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई रहेगी, चाहे वो सिंपल ऑर्गेनिज्म रहे होंगे या फिर कॉम्प्लेक्स, उन सब का निर्माण एक सेल से ही हुआ था, इसीलिए इसको कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। मतलब जीवन के निर्माण खंड की इकाई। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई दीवार है, ठीक, दीवार को बनाने के लिए जो बेसिक कंपोनेंट या जो मेन कंपोनेंट है वो है ब्रिक्स। मतलब ईंट का यूज करके हम लोग दीवार को बनाते हैं, ठीक उसी तरह किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए सेल भी उसी तरीके से अपना प्ले रोल करता है जैसे एक ईंट करता है एक दीवार बनाने के लिए। और क्या कह सकते हैं? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड biological unit of all living organisms। मतलब सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ की या ऑर्गेनिजम्स की। मतलब स्ट्रक्चरल इसलिए है क्योंकि एक ये सेल ही है जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स को एक स्ट्रक्चर और शेप प्रोवाइड करता है जीवन में या इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट करने के लिए। और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहते हैं क्योंकि जीवन में या लिविंग थिंग्स की जो भी नेसेसरी प्रोसेस होती हैं वो एक सेल के अंदर हो सकती हैं, इसीलिए एक सिंगल सेल वो सारी प्रोसेसेस कर सकता है, इसीलिए इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। और बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को इसलिए कहते हैं कि जितने भी सेल्स हैं वो अपनी जैसी न्यू डॉटर सेल फॉर्मेशन में न्यू अपनी जैसी संतति उत्पन्न कर सकते हैं या न्यू डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। और क्या कह सकते हैं? सेल इज वन द टिनी यूनिट्स दैट कैरी on the basic function of life either alone or in groups and that include a nucleus and are surrounded by a membrane। मतलब सेल एक ऐसी छोटी इकाई है जो या तो सिंगल या फिर ग्रुप में या मतलब जैसे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है तो उन सब तरीके से सेल अपने आप को एग्जिस्ट करने के लिए एक सिंगल सेल वो सारा काम मतलब कर सकता है, चाहे वो अकेले हो या फिर सेल के ग्रुप में हो, ठीक। और जो सेल का एक बेसिक कैरेक्टर होता है, सेल जितने अब यहाँ पे स्ट्रक्चर है तो देख सकते हैं कि सेल है वो पूरा एक सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, ठीक। वो चाहे सिंपल सेल हो या फिर कॉम्प्लेक्स सेल हो, वो सारे में ये कॉमन कैरेक्टर है कि सेल हमेशा एक मेम्ब्रेन के थ्रू सराउंड रहेगा, ठीक। और सेल अपनी न्यू डॉटर सेल किसके बेस पे किसके बेस पे बनाता है? किसके डिवीजन पे? न्यूक्लियस के डिवीजन में, ठीक। यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उसी के माध्यम से सेल अपनी नई डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है। और जो ये सेल शब्द है, द टर्म सेल इज derived from a Latin word cella which means small room or compartment। सेल शब्द है ना, वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है एक स्मॉल और शॉर्ट कंपार्टमेंट। मतलब एक सेल का यही मतलब ही होता है स्मॉल रूम या कंपार्टमेंट, ठीक। और ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया हुआ है सेला, या एक और वर्ड है सेल्यूला। सेल या सेल्यूला से ही सेल की शब्द की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट,
अब जानते हैं कि सेल की खोज किसने की थी। सेल सबसे पहले पहले क्या होता था कि लकड़ी है, उसके कैप लोग जनरली यूज करते थे, ठीक। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में उसी के मतलब उस कॉर्क के टुकड़े की एक पतली सी स्लाइड बनाई, उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो पाया कि उसमें कुछ इस तरह कुछ ऐसे शॉर्ट स्ट्रक्चर्स हैं, एक कॉमन स्ट्रक्चर इस तरीके से पाया और उसको उन्होंने कंपार्टमेंट या शॉर्ट रूम का नाम दिया, ठीक, इस प्लेस को। फिर उन्होंने 1665 में एक माइक्रोग्राफिया नाम की बुक पब्लिश की, माइक्रोग्राफिया नाम की बुक पब्लिश की और अपने सारे ऑब्जर्वेशन को जो उन्होंने पाया था एक उस कॉर्क की स्लाइड में उसमें लिखा, ठीक। उसमें उन्होंने बताया कि जितने भी चाहे प्लांट्स हो या फंजाई, उन सब में सेल मौजूद होता है। और सेल शब्द को उन्होंने सेल शब्द फर्स्ट टाइम उसी टाइम 1965 में सेल शब्द को यूज किया था और उसको एक हनी के कॉम्ब से कंपेयर करके बताया था कि जैसे एक मधुमक्खी का छत्ता अरेंज रहता है, उसके एक अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, उसी तरह से सेल भी किसी भी ऑर्गेनिज्म प्लांट्स हो या फंजाई, उन सब में उसी तरीके से अरेंज रहता है। जैसे मधुमक्खी के ये एक शॉर्ट कंपार्टमेंट हो गया, ठीक। और उसी तरह जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन में पाया था कि अलग अलग कंपार्टमेंट है, उसी तरह इन्होंने भी बताया कि ये इसका कंपैरिजन उन्होंने हनीकॉम्ब से किया था। फिर उन्होंने बताया कि ये इसको नाम दिया सेल, ठीक। और ये बताया कि सेल जो है प्लांट और फंजाई में पाया जाता है, लेकिन इन्होंने डेड सेल की खोज की थी। क्यों? क्योंकि जो कॉर्क होता है वो लकड़ी से बना होता है और जो पेड़ का सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है वो सेल वॉल से बना होता है और सेल वॉल एक डेड टिश्यू है। और इन्होंने इन 1965 में डेड सेल की खोज की। किस पेड़ से की? ये एक ओक ट्री से उन्होंने एक कॉर्क के टुकड़े को लिया, उसकी पतली सी स्लाइड बनाई, तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हमको कुछ इस तरीके से छोटे छोटे कंपार्टमेंट उस स्लाइड में दिख रहे हैं और उसका कंपैरिजन उन्होंने एक हनी के कॉम्ब के जैसे किया और एक एक कंपार्टमेंट को उन्होंने कहा कि वो एक छोटे छोटे बॉक्सेस की तरह दिख रहे हैं। तब उन्होंने उन बॉक्सेस को टर्म दिया सेल। सेल और ये सेल शब्द अभी हम लोग पढ़े हैं कि सेल शब्द एक लैटिन वर्ड है जो कि सेलुला से लिया गया है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि लिविंग सेल की खोज किसने की थी। सबसे पहले एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1674 में लिविंग सेल की खोज की थी। अब इन्होंने ये लिविंग सेल की खोज कैसे की थी? उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए, जैसे उनको कहीं भी पानी की बूंद मिल जाती थी तो उस पे उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में देख लिया, या फिर ब्लड सैंपल्स, चाहे वो फ्रॉग का हो, फिश का हो, बर्ड का हो, डॉग्स का हो, ह्यूमंस का हो, उन्होंने मतलब उनको जो भी चीजें मिल जाती थी वो सब अपने माइक्रोस्कोप में देख लेते थे। तो फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कुछ सिमिलर चीज कि मतलब भाई ये कुछ सिमिलैरिटीज ऑब्जर्व की कि सेल में कुछ मूवमेंट हो रहे हैं। मतलब अपने ऑब्जर्वेशन या जो भी उन्होंने कंपोनेंट लिया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उसमें कुछ मूवमेंट हुए थे, तो उसमें उन्होंने इसको नाम दिया एनिमल पुलीज। मतलब यहाँ पे ऐसे लिखा भी है, ही वॉज द फर्स्ट हु ऑब्जर्व लिविंग सेल्स, ही सॉ बैक्टीरिया, protozoa under his microscope lens and नेम दोज एज एनिमल पुलिस। मतलब उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में लिविंग सेल्स की खोज की थी। उन्होंने बैक्टीरिया को, प्रोटोजोआ को, इन सब को अपने माइक्रोस्कोप में देखा और उन्होंने नाम दिया इसको एनिमल पुलिस, ठीक। और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? ही ऑल्सो ऑब्जर्व ब्लड सेल फ्रॉम फिश, बर्ड्स, डॉग्स एंड ह्यूमंस। देयरफॉर इट वाज known that cells are found in animals as well as plants। उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन सिर्फ एनिमल्स तक ही नहीं सीमित रखा, उन्होंने प्लांट्स पे भी अपनी स्टडी की। तब उन्होंने बताया कि
जो सेल है वो सिर्फ ना कि सिर्फ एनिमल्स की प्रॉपर्टी है, वो प्लांट्स में भी पाया जाता है। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे सेल से ही बने होते हैं। सेल थ्योरी, अब ये सेल थ्योरी किसने दी थी? इसमें जनरली दो साइंटिस्ट का नाम आता है। फर्स्ट मैथियस क्लीडेन एंड सेकंड इज ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ये मैथियस क्लीडेन ने 1838 में, ये जो कि जर्मनी के एक बॉटनिस्ट थे, उन्होंने बहुत मतलब बॉटनिस्ट थे तो जाहिर सी बात है कि वो प्लांट्स पे ही अपना ऑब्जर्वेशन या अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे। तो उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया तो 1838 में उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट के रूप में क्या स्टेटमेंट दिया कि ऑल द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स which form the tissue of the plants। मतलब जितने भी तरीके के प्लांट्स होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं और ये सेल ही प्लांट्स के लिए टिश्यू के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जर्मन के बॉटनिस्ट ने उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में यही स्टेटमेंट दी थी कि मतलब ये समझ लीजिए कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। सेम यही ऑब्जर्वेशन इन 1839 में एक ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे थियोडोर स्वान। उन्होंने बहुत सारे सेल की स्टडी के बाद, चाहे वो प्लांट्स हो, वो जूलॉजिस्ट जनरली वो जूलॉजिस्ट थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ प्लांट्स पे या एनिमल्स पे अपनी स्टडी नहीं की, उन्होंने अपनी स्टडी दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल्स दोनों पे की। फिर उन्होंने ये पाया, फिर उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में दिया कि ऑल द एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। मतलब जितने भी एनिमल्स हैं वो सब सेल से मिलकर बने होते हैं। और एनिमल टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ सेल, या फिर एनिमल के जो टिश्यूज है वो सेल से मिलकर बने होते हैं। ये दोनों बात इन लोग की सेम हो गई कि इन्होंने ये प्लांट्स के रिगार्डिंग में अपना स्टेटमेंट दिया, इन्होंने प्लांट और एनिमल दोनों की रिगार्डिंग में अपना स्टेटमेंट दिया। दोनों का एक ये कॉमन स्टेटमेंट हो गया कि चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स, दोनों ही सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक। और थियोडोर स्वान ने एक और स्टेटमेंट दिया जो कि प्लांट्स के रिगार्डिंग में है कि प्लांट में और यूनिक कैरेक्टर क्या होता है। उन्होंने बताया कि जो सेल वॉल होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में ही पाया जाता है। इसीलिए कहा प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। थियोडोर स्वान ने अपनी दूसरी स्टेटमेंट ये दी कि सेल वॉल का प्रेजेंट होना प्लांट सेल का एक अलग यूनिक कैरेक्टर है जो कि एनिमल से बिल्कुल अलग है। ठीक। अब ये दोनों साइंटिस्ट फिर साथ में एक सेल थियरी को देते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन लिविंग थिंग्स। मतलब जो सेल है वो एक फंडामेंटल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब, ठीक, वो सब गलत हो गया। स्लीडन एंड स्वान, ये दोनों ने अपने ऑब्जर्वेशन किया। फिर अब बात आती है सेल थियरी में। इन्होंने साथ में सेल थियरी दी। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब का फंडामेंटल या बेसिक यूनिट सेल है। ठीक। और ये भी बताया ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो या तो एक सेल से बने होंगे या फिर एक से अधिक सेल से मिलकर बने होंगे। लेकिन इन दोनों के स्टेटमेंट में इन्होंने ये नहीं बताया कि जो भी नई सेल का फॉर्मेशन होता है वो किस तरीके से होता है। फिर सेल थियरी थोड़ी मॉडिफाइड की गई और ये सेल थियरी को मॉडिफाइड करने वाले साइंटिस्ट हैं रुडोल्फ वर्चो। उन्होंने इन 1855 में ये सबसे पहले ये एक्सप्लेन किया कि जितनी भी नई सेल का फॉर्मेशन होता है वो पुरानी सेल के डिवीजन से होता है। फिर उन्होंने ये टर्म यूज किया ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला। मतलब सेल डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब जितनी भी नई सेल का फॉर्मेशन होता है जो पहले से मौजूद रह रही सेल के विभाजन से ही होता है। ठीक।
फिर सेल थियरी को मॉडिफाई किया गया, then he modified the hypothesis of Schleiden and Schwann and give the cell theory to a final shape. उन्होंने स्लीडन एंड स्वान की स्टेटमेंट को मॉडिफाई किया, सेल थियरी को मॉडिफाई किया, तब उन्होंने एक फाइनल शेप दिया कि वास्तव में सेल थियरी है क्या चीज। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे एक नई सेल का फॉर्मेशन होता है। तब 3 बेसिक कंपोनेंट निकल कर आए जिसमें 3 साइंटिस्ट का योगदान था। फर्स्ट थियोडोर स्वान, मैथ्यू स्लीडन एंड रुडोल्फ वर्चो। जो पहली स्टेटमेंट है सेल थियरी की वो ये है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। मतलब जितने भी जीव हैं, फिर वो सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स, वो सब या तो सिंगल सेल से बने होंगे या फिर एक से अधिक सेल से। ठीक, ये दोनों स्टेटमेंट इन दोनों का कंपाउंड स्टेटमेंट है स्लीडन एंड स्वान का। उन्होंने कब दिया था? 1838 एंड 1839 के बीच में। ठीक, फिर दूसरा उन्होंने बात क्या कहा कि द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। मतलब जो सेल है वो लाइफ की या लिविंग थिंग्स की बेसिक यूनिट है, बिना इसके जीवन की शुरुआत हो ही नहीं सकती है। फिर आते हैं रुडोल्फ वर्चो। उन्होंने सेल थियरी को मॉडिफाई किया और 1858 में अपना स्टेटमेंट दिया कि ऑल सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब जितनी भी नई सेल का फॉर्मेशन होता है वो पहले से जो सेल मौजूद होती हैं उन सब के डिवीजन से होता है। फिर आती है मॉडर्न थियरी। वो 3 बेसिक कंपोनेंट जो ये है, 3 बेसिक कंपोनेंट के लेते हुए फिर आती है मॉडर्न थियरी। वो तीनों स्टेटमेंट, फिर कुछ एडिशनल स्टेटमेंट भी ऐड किए गए। उसमें जो एडिशन किया गया वो ये है कि द सेल पासेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन यूजिंग डीएनए। मतलब सेल में कुछ ऐसा पदार्थ पाया जाता है डीएनए जो कि सारे इंफॉर्मेशन सेल की कैरी करता है और वही इंफॉर्मेशन सेल डिवीजन में अपनी नई डॉटर सेल में वो सारी इंफॉर्मेशन देता है। ठीक, ये एक एडिशनल पॉइंट है मॉडर्न सेल थियरी में। लेकिन जो बेस कंपोनेंट है वो उन तीनों लोग साइंटिस्ट के योगदान से सेल थियरी बनी हुई थी। फिर एक स्टेटमेंट ऐड किया गया, ऑल सेल्स हैव बेसिकली द सेम केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मतलब जितने भी सेल्स हैं उन सब का एक केमिकल कंपोजिशन लगभग समान रहता है और उनमें वो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है। मतलब जैसे ये फूड को उनको फूड की आवश्यकता होती है, रेस्पिरेशन की आवश्यकता होती है, ये सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस सारे सेल में होती हैं। फिर और एडिशनल पॉइंट का आया, ऑल सेल्स हैव बेसिकली द सेम केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जैसे मूवमेंट, डाइजेशन एसेट्रा। मतलब जितने भी सेल्स हैं उनका केमिकल या फिजियोलॉजिकल फंक्शन जनरली सेम होता है। मतलब सेल मूव करते हैं, डाइजेशन कर सकते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं, एक्सक्रीशन कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ये सारा मॉडर्न सेल थियरी के स्टेटमेंट में ये दिया गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, सेल एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ स्ट्रक्चर विद इन द सेल। मतलब बाहर से जो सेल एक्टिविटी कर रहा है, जो काम कर रहा है, वो सब उसका परिणाम है जो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट है। उन सब जैसे न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी ऑर्गेनेली हैं, ये सारे अगर अच्छी तरीके से प्रॉपर कर रहे होंगे तो सेल भी एक अच्छी तरीके से वो प्रॉपर करेगा। अब बात करते हैं कि सेल कितने तरीके के होते हैं। मतलब जो इंफॉर्मेशन, मतलब जैसे एक डीएनए प्रेजेंट होता है जो सारी इंफॉर्मेशन को अपनी आने वाली जनरेशन में देता है, उसके बेस पे सेल कितने तरीके के होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला है प्रोकैरियोटिक। मतलब जब भी लाइफ की शुरुआत हुई रही तो शुरुआती तौर पे जो सेल किस तरीके से रहा होगा वो है प्रोकैरियोटिक सेल्स। मतलब प्रो मीन्स, अगर इस वर्ड को तोड़े तो प्रो क्या दिखाता है? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब जिसमें न्यूक्लियस की प्रारंभिक अवस्था पाई जाती है, मतलब इसमें न्यूक्लियस डेवलप हुआ ही नहीं था, तो इसीलिए इसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। मतलब इसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है, इसमें जो डीएनए है वो ऐसे ही सेल में, सेल के साइटोप्लाज्म में बिखरा रहता है।
यूकैरियोटिक दूसरा सेल है, दूसरे टाइप का यूकैरियोटिक सेल्स। यू का मतलब होता है ट्रू और गुड, फिर कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब ऐसे सेल जिसमें न्यूक्लियस एक वेल डेवलप्ड, एक अच्छी तरीके से अरेंज हो सेल में, वो होता है यूकैरियोटिक सेल। अब मेजर डिफरेंस क्या होता है सेल मतलब सेल प्रोकैरियोटिक सेल का और यूकैरियोटिक सेल का। प्रोकैरियोटिक सेल का एक मेजर डिफरेंस ये है कि इसमें जो न्यूक्लियस है वो डीएनए के फॉर्म में सेल में सेल की साइटोप्लाज्म में बिखरा रहता है, उसमें कोई भी न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म ये सब कुछ नहीं पाया जाता है। फिर यूकैरियोटिक सेल्स की बात आती है। यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियाई एक अच्छी तरीके से एक मैनर वे में प्रेजेंट रहता है सेल के सेंटर में, इसीलिए न्यूक्लियस को सेल ऑफ द सेंटर कहा जाता है या सेल का कंट्रोलर भी कहा जाता है। अब बात आती है प्रोकैरियोटिक सेल्स को थोड़ा अच्छी से डिफाइन करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती हैं। इसमें जो पहला स्टेटमेंट है, इवन दो दे लैक ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस दे डू हैव ए न्यूक्लियोइड एरिया दैट कंटेन्स डीएनए। मतलब अगर सेल में देखिए इसमें न्यूक्लियस है, कोई एरिया नहीं है, सेल के बीच में फैला हुआ है, ठीक, और ये एक मेम्ब्रेन के थ्रू बाउंड है जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिक कैरेक्टर है किसी भी सेल का, लेकिन बैक्टीरियल सेल्स में न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में ही बिखरे रहते हैं, इनका कोई एक निश्चित स्पेस नहीं रहता है कि हम इसको कहाँ रहना है। फिर साइटोप्लाज्म डू हैव साइटोप्लाज्म, प्रोकैरियोटिक सेल्स डू हैव अ साइटोप्लाज्म बाउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। सेल वॉल में साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म एक ऐसा मटेरियल है जो कि साइटोप्लाज्म एक ऐसा मटेरियल है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल, ठीक, और उसी के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है और साइटोप्लाज्म में ही सारे सेल ऑर्गेनेली अरेंज होते हैं। अब तीसरा क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव द सेम ऑर्गेनेली दैट आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। जनरली प्रोकैरियोटिक सेल एक सिंपल स्ट्रक्चर है, इसमें यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में वो सारे ऑर्गेनेली नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल एक सिंपल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है और वो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज नहीं कर सकता है। फिर अब देखते हैं ऑर्गेनेली जो भी ऑर्गेनेली प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। ऑर्गेनेली इन प्रोकैरियोटिक सेल्स इंक्लूड राइबोसोम्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम पाया जाता है। कोऑर्डिनेट सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, मतलब राइबोसोम का प्रोकैरियोटिक सेल में ये काम होता है कि वो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। और उसमें थाइलेकोइड्स, अगर प्लांट सेल की बात करें, अगर प्रोकैरियोटिक प्लांट सेल का है तो उसमें फोटोसिंथेसिस करने के लिए एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसका नाम है थाइलेकोइड्स। ये थाइलेकोइड्स फूड के फॉर्मेशन में प्रोकैरियोटिक सेल्स में हेल्प करता है। फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्ट्रक्चरली लेस कॉम्प्लिकेटेड दैन यूकैरियोटिक सेल, मतलब जो भी प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है वो यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में एक बहुत ही कम कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब उसमें कुछ निश्चित ऑर्गेनेली ही पाए जाएंगे जो उसको एक सिर्फ जीवित रखने के लिए काम करेंगे। फिर आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्ट एज अ सिंगल प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब जो बैक्टीरिया होता है वो एक प्रोकैरियोटिक सेल से बना होता है, ठीक, और वो एक सिंगल सेल से बना होता है और वो एक, अभी हम लोग ने पढ़ा है कि एक सिंगल सेल भी वो सारे काम कर सकता है जो एक कॉम्प्लेक्स एनिमल करता है, इसीलिए बैक्टीरिया भी अपने एक सेल के बेस पे जीवित रहते हैं, ठीक। अब बात आती है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल अभी हम लोग ने पढ़ा है कि इसमें न्यूक्लियस बाकी सेल ऑर्गेनेली एक वेल डेवलप्ड और प्रॉपर वे में अरेंज रहते हैं। तो इसमें ऐसे लिखा भी है, द न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय अ न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब जो यूकैरियोटिक सेल है, देखिए अब यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल है, बीच में न्यूक्लियस है, वो एक न्यूक्लियर एनवेलप के थ्रू घिरा हुआ है, बीच में न्यूक्लियोप्लाज्म उसके है एंड सेंटर में
न्यूक्लियस और डीएनए के डीएनए या क्रोमैटिन थ्रेड्स बिखरे हुए हैं। मतलब एक यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस का एक निश्चित स्थान रहता है और सेंटर में रहता है न्यूक्लियस, और ये सारे सेल ऑर्गेनेली को एक प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने के लिए ये इसको गाइड भी करता है। और साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ बैकग्राउंड फ्लूइड एंड द ऑर्गेनेली एंड अकर बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। मतलब अब देखिए, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस और सेल वॉल के बीच में रहता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ बैकग्राउंड फ्लूइड एंड ऑर्गेनेली एंड अकर्स बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। जो साइटोप्लाज्म है वो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में बिखरा रहता है और इसी साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनेली अरेंज रहते हैं। अब इसका और भी क्या होता है यूकैरियोटिक सेल में, उसको देखते हैं। सेल वॉल एक यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम ऑर्गेनेली है, मतलब स्ट्रक्चर है। सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनी सेल, ये जनरली डेड होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द कंपल्सरी ऑर्गेनेली या स्ट्रक्चर ऑफ एनी सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हो या यूकैरियोटिक सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में पाया जाता है। न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल का एक बेस्ट एग्जांपल है कि न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल को इसी बेस पे डिफाइन करते हैं कि न्यूक्लियस जिसमें प्रेजेंट रहेगा एक अच्छी तरीके से वो यूकैरियोटिक सेल है। ठीक, न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट रहता है यूकैरियोटिक सेल्स में। राइबोसोम अभी हमने पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन की सिंथेसिस में काम करता है। इसी तरह यूकैरियोटिक सेल्स में भी राइबोसोम का काम प्रोटीन की सिंथेसिस होता है। ये राइबोसोम या तो साइटोसॉल में फैले रहते हैं या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अरेंज रहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द अनदर फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। ये दो तरीके के होते हैं, RER एंड SER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर। इस वाले रेटिकुलम पे राइबोसोम्स अरेंज रहते हैं, इसीलिए ये साइड इनकी रफ रहती है, इसलिए इसको कहते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम रहते हैं और यहीं पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। फिर आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब जिस साइड पे या जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं वो उसकी साइड स्मूथ होती है और ये लिपिड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। गोल्गी एपरेटस भी एक यूकैरियोटिक सेल का एक अलग फीचर है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता है। ठीक, वेसाइकल्स प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में पाया जाता है, जो कि सिर्फ यूकैरियोटिक सेल अगर रही तो। लाइसोसोम इसको कहते हैं सुसाइडल बैग, ठीक, या इसको कहते हैं या फिर ये जितने भी अगर सेल अच्छी तरीके से या सेल के ऑर्गेनेली अच्छी तरीके से नहीं फंक्शन करता है तो उन सबको डाइजेस्ट करता है लाइसोसोम। ये एक यूकैरियोटिक सेल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। पैराक्सीसोम भी एनिमल्स में पाए जाते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक सेल। इसका अदर नाम बायोब्लास्ट या फिर पावर हाउस ऑफ द सेल है। इसका क्या काम होता है कि ये एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। अगर हमारे सेल में एनर्जी मतलब ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर मॉलिक्यूल या एटीपी के फॉर्म में ये तोड़ते हैं और जिससे हमको एनर्जी मिलती है। क्लोरोप्लास्ट ये प्लांट्स में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है कि सिंपल जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और एनर्जी को लेके ये फूड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करता है। साइटोस्केलेटन सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल के आउटसाइड टाइप में पाई जाती है यूकैरियोटिक सेल्स के। ये एक स्ट्रक्चर या स्केलेटन प्रदान करती है यूकैरियोटिक सेल्स को। सीलिया एंड फ्लैजिला ये भी यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक दोनों में पाए जाते हैं। सेंट्रियोल्स यूकैरियोटिक सेल्स का एक अदर एग्जांपल
एक अदर स्ट्रक्चर है जो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में ही पाए जाते हैं। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में पाए जाते हैं। ये फूड मतलब फूड को स्टोर करते हैं। वैक्यूल्स का काम ये होता है। ये तो हो गया कि यूकैरियोटिक सेल्स में क्या-क्या पाए जाते हैं। सेल वॉल दोनों में प्लांट और एनिमल्स, ये सारे कैरेक्टर सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाएंगे। फिर बात आती है शेप एंड साइज। अब जैसा ऑर्गेनिज्म रहेगा उसी तरीके से सेल का साइज भी डिपेंड करेगा और सेल का शेप भी। अब देखिए, जैसे बैक्टीरियल सेल कुछ रॉड लाइक हैं, कुछ स्फेरिकल हैं, कुछ स्पाइरल हैं, कुछ विब्रियो टाइप के हैं। मतलब ये एक प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है कि ये किस तरीके से है। ठीक, अब सबसे छोटी सेल जनरली बैक्टीरिया को मानते हैं, लेकिन लुईस पास्चर ने पीपीएलओ को, ये पीपीएलओ एक माइकोप्लाज्मा है, इसका फुल फॉर्म होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये पीपीएलओ इज द स्मॉलेस्ट सेल। ठीक, पीपीएलओ सबसे छोटी सेल है। सबसे लार्जेस्ट सेल जो कि ह्यूमन में पाई जाती है वो है नर्व सेल। ये एक सबसे लार्जेस्ट सेल है। अब इस देखिए ब्रांच और लॉन्ग रहती है, इसकी टाइप अलग अलग वेरी करती है। रेड ब्लड सेल्स ये राउंडेड होते हैं, ठीक, या फिर रेड ब्लड सेल्स या ये राउंडेड जनरली होते हैं। फिर वाइट ब्लड सेल अमीबॉइड शेप के होते हैं। मतलब वो जैसा उनको स्पेस मिलता है वो इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। ये लॉन्ग और इपिथेलियल सेल्स जो होती हैं हम लोग की लॉन्ग और नैरो होती हैं। फिर गॉड सेल्स या किडनी शेप ये प्लांट्स में पाई जाती हैं, वो एक किडनी की तरह का स्ट्रक्चर शो करती हैं। थैंक यू। आज की क्लास आप सबको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे आने वाले लेक्चर्स में हम आपको उसको बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। थैंक यू।